यस उत्तर सभा पटल पर रखा गया। मैम पूछिए। महोदय, जब ये प्रश्न बनाया गया था तब हमारी सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत नहीं किया था उस वक्त तक। इस बजट में अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेकों लाभकारी योजनाओं की घोषणा हुई है। सेतु की घोषणा हुई है, मुद्रा की घोषणा हुई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा हुई है। साथ के साथ घोषणा हुई है कि 70,000 करोड़ रुपए अधिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार खर्च करेगी। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये प्रश्न है कि क्योंकि अब 70,000 करोड़ अधिक खर्च होगा तो निश्चित रूप से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में हर लेवल पर हमें, चाहे वो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वर्कमैन हो, लेबर हो, हर लेवल पे हमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जो अपनी कला को जानते हो, अपने सब्जेक्ट को जानते हैं। तो क्या हम इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या मंत्रालय ने इस संबंध में तैयारी करी है? अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य का है, सिर्फ पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा कि सरकार ने 2014 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ और माननीय प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने तय किया कि जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में कौशल विकास का कार्यक्रम फैला हुआ है उसको एकत्रीकरण करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में पहले डिपार्टमेंट बनाया गया 2014 में और उसके बाद मंत्रालय का गठन हुआ 9 नवंबर को जब हम सरकार में आए, और मुश्किल से 120 दिन हुए। जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगभग 70,000 करोड़ का निवेश होने की संभावना है, और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, और उसी अनुपात में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे देश की प्रगति 8 से 10% तक जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। जो सभी सांसदों को और सभी सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो मैपिंग किया है और जो जिन क्षेत्रों में जो आवश्यकता होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर रोड तक जाएगा, अगले 5 वर्षों में लगभग 10 करोड़ लोगों की आवश्यकता है जिनको प्रशिक्षित किया जाना है। इसी प्रकार से ऑटोमोटिव और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.25 करोड़, और हेल्थ सेक्टर में 1.25 करोड़ के आसपास, टेक्सटाइल में लगभग 2.5 करोड़। तो महोदय, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस प्रकार से 33 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं जिनके माध्यम से, तो ये चुनौती अपने आप में इतनी बड़ी है। और जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, भारत निर्माण का बात करते हैं, इस सब क्षेत्र में आज सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने जो एक विषय एक और कहा, एक सबसे बड़ी चिंता है कि ऐसा नहीं है कि कौशल विकास का काम आज से शुरू हो रहा है। कौशल विकास का काम इस देश में पहले भी हो रहा है, लेकिन आज लगभग 24 मंत्रालय में ये काम अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। और भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी चीज को, जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत उस मानक के तहत सभी जितने लोग भी इस प्रशिक्षण के काम में हैं उनको इससे संबद्ध करना होगा। और ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और इसके साथ जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, हम शिक्षा देते हैं, एमए बनाते हैं, बीए बनाते हैं, डिग्री देते हैं, लेकिन कौशल नहीं देने के कारण उसकी योग्यता नहीं बन पाती है। इसलिए तय हुआ है और सदन को जानकारी होनी चाहिए कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो बनाया गया है लेवल 1, जो अशिक्षित आदमी से लेकर के जो चेयरमैन कंपनी का होता है, 27 दिसंबर 2013 को कैबिनेट ने नोटिफाई किया कि हर प्रशिक्षण, चाहे वो शैक्षणिक प्रशिक्षण हो या किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा है, उसको नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइन करना होगा, जो दुनिया भर में 100 देश कर रहे हैं। तो आपका वो डिग्री दुनिया के उस 100 देशों में लागू होगा जो आप अपने देश में करेंगे। और ये भी तय किया गया है सरकार द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 2016 तक 3 वर्षों के भीतर अगर सभी ट्रेनिंग संस्थाएं अपने अलाइनमेंट इस NSQF के तहत नहीं करेंगे तो उनको किसी प्रकार का ग्रांट नहीं मिलेगा। और 5 वर्षों के बाद देश में सरकारी सेवा में भी आपको प्रवेश प्राप्त करने के लिए भी आपको कौशल होना आवश्यक होगा। उसका भी एक मापदंड तैयार किया गया है, क्योंकि ये विषय नया है और इसको नए सिरे से हम लोग टेकअप कर रहे हैं, इसलिए ये कठिनाई है, लेकिन ये सदन की जानकारी के लिए। सेकंड सप्लीमेंट्री। जी धन्यवाद महोदय। मेरा ये माननीय मंत्री जी से दूसरा अनुपूरक है कि ये जो स्किल काउंसिल्स बनाए गए हैं, इसमें क्या कोई टारगेट रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज इतने लोगों को ट्रेन किया जाएगा प्रति वर्ष, और क्या सभी प्रदेशों को ये सुविधा मिलेगी? क्योंकि कई बार जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अपने आप में सबसे बड़ा प्रदेश है वो, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा इस प्रकार के काउंसिल्स खोले जाएं?
देखिए महोदय, ये अभी तक हमारे मंत्रालय के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सरकार ने एक ऐसी संस्था का गठन किया है जो सरकारी नियंत्रण में होते हुए भी उसके पास प्राइवेट तौर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, जो फ्लेक्सिबल है। हम सरकार की तरह नहीं रखना चाहते तो उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं। और 33 सेक्टर स्किल काउंसिल बनाए गए हैं, जिसमें ऑटोमोटिव का है, हेल्थ का है, बिल्डिंग का है, कंस्ट्रक्शन का है, एनवायरमेंट का है, स्पोर्ट्स का है, ये तमाम। और इन संस्थाओं को अधिकार है। होता क्या है महोदय, मैं एक साधारण सुझाव एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हम वेल्डर की बात करते हैं। इस देश में वेल्डर का अभाव है। वेल्डर में भी अब हम ये समझ नहीं पाते हैं सामान्य रूप से कि एक वेल्डर होता है जो गाड़ी असेंबली लाइन पर जाकर के वो 6 स्टिच लगाता है, और वो वेल्डर है। एक वेल्डर है जो गैस पाइपलाइन पर जाता है, उसका टॉर्च अलग होता है, वो वेल्डर अलग है। एक वेल्डर है जो समुद्र के भीतर जाकर के गोताखोरी भी जानता है और वेल्डिंग भी करता है। इसलिए ये सब चीजों को परिभाषित करने के लिए, और जो माननीय सदस्य का सवाल है कि उत्तर प्रदेश के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए जो राज्य सरकार की बड़ी योजना चल रही है उनके प्रशिक्षण का, लेकिन माननीय सांसदों का ये प्रयास है कि आपकी उपस्थिति और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है कि हर सांसद अपने आप को कौशल विकास से जुड़ा हुआ दिखे। इसलिए अगले 3 महीने के भीतर हमारा ये प्रयास है कि सभी सांसदों के एक क्षेत्र में कोई ऐसी योजना लेके आए ताकि आपकी उपस्थिति कौशल विकास के माध्यम से आपके क्षेत्र में दिखे। ऐसा हमारा प्रयास है। दुष्यंत सिंह जी। Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity. Under the skill development, under the Honorable Prime Minister instructions to the Ministry of Skill Development to set up 2,500 multi-skill institutes throughout the country. Various state governments are ready to have these institutes. Even my state of Rajasthan. I would like to ask the Minister. The ministry was set up in 2014. He has 24. His ministry works as a nodal ministry with 24 ministries, under which he just mentioned about mapping under NSDS, NSDC, and under this he works under the Ministry of Labour, which works with ITIs and Human Resource Ministry. I want to ask, how does the Ministry of Skill Development is planning to finalize the schemes to design, to roll out the earliest to benefit our youth vis-a-vis multi-skill institute in various parts of our country to provide unemployed youth and to skill the employed youth and to give impetus, and what is the budgetary provisions is being provided? Because when I talk about 24 ministries, every ministry has their own nodal place where they work from. What are the mapping and what are the structures the ministry has to show that what they've done, and how are they going to help the new multi-skilled institutes? Thank you. Yes. Well, it's a very important question, ma'am, and I've been struggling with this issue ever since the Prime Minister gave me this assignment. There is an issue because under allocation of business rules, the ITIs have to be transferred to me. But unfortunately, due to some coordination, it has not happened. And this 2,500 skill centers which is being to be established, we are not going to call them as ITIs. We are going to, under the Prime Minister's mission, which is going to be launched shortly, which we are planning, skill development mission, this skill institutes which we are talking is going to be 2,500. Now, it is not to be given completely in the government sector because we already have 12,000 ITIs in this country, out of which 4,000 are in government sector and about 8,000 in private sector. The very fact that the ITIs have been not to a very great extent been able to deliver what we had actually expected them to do, this whole concept of skill development came on a different forum. Now with these 2,500 new skill centers or skill institutes which they are talking, there was an allocation of about 40 crores, but possibly the Ministry of Labour has returned it back. Now this has been given as my baby. I would try to see that this formulation in a PPP, suppose the Tata Motors or the Hyundai Motors wants to establish one particular excellence, place of excellence on automotive or healthcare, maybe Max, maybe Apollo, maybe any of these hospitals wants to come up with a healthcare. So we'll try to put up, and I'm still trying to find out how to put this 2,500. But there is somehow this year I could not get enough allocation as far as the ministry is concerned. But I would like to flag this issue that 6,000 crores
under various ministries are being spent, and possibly outcome, which means the result of employment through a particular training, is one big challenge for us today. Once we are able to synchronize, so I would say this 2,500 multi-skill institutes which the Honorable Member has talked, would possibly take in 500 districts 4 such institutes in each and every members of parliament's constituency. All this is because we have to make the people of this country realize that Make in India will only happen if we are able to achieve this 300 million people who have to be trained. The NSDA in 2009 had talked about 500 million people, but I have not been able to collate that figures, how that 500. But even if we are able to train some 200 million by the end of our term, I think it would be the biggest achievement in this country's history. Thank you. Sri R. Dhruva Narayan ji. Thank you, Madam. Madam, the government has been running various schemes for skill and awareness to farmers. But the larger role of agripreneurship or entrepreneurship in agriculture is not being explored to the maximum. Agribusiness has the potential to contribute to soil management, warehousing, collateral finance, contract farming, cleaning and grading services, and also procurement of produce from farmers. My question to Honorable Minister, would the Minister come out with a scheme to make our farmers in rural areas agripreneurship so that they can undertake these activities? Ma'am, this is a very interesting question because we have created the Agriculture Sector Skills Council. Now, as the Prime Minister in his discussion had mentioned, that every man who is born goes through a life cycle, and every age, right from his birth when he is given a malish by the grandmother or the mother, is an art. And right from there to the high school, to the time he learns his driving his car, to getting a license, to when he works in a factory, or in the fields when villagers go across and works in, every place is a skill. The moment you endorse this skill and recognize this skill, you are able to raise the productivity. And when we are talking about the GDP, so the sector skill council in agriculture, we are not talking about actual agriculture which is being looked after by another business. I'm talking about the skills, and almost every sector which we are looking at today requires skill. And so this is a major challenge, and it's just been about 110 days for this me in this ministry. We have to partner the states as far as skill development of agriculture and other states, because today agriculture is about 14% of the GDP, and it's on the lower end. We have to make it more competitive, and I think the suggestion of the Honourable Member, we are trying to map under the Agriculture Sector Skill Council the domain which is not under agriculture but beyond in skill development, in rural development. I can tell you that Agriculture Ministry has about good 300-400 crores for that job. And also Rural Development Ministry has, in fact, the 1,500 crores which has been announced under the Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kaushal Kendra is not with my ministry. It has been given to the rural development, and we are trying to see how best we can make them aligned with what is the requirement of the Honourable Members. Yes, Srivaji Adalrao Patil ji. Thank you, Madam. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was established in November 2014 under the leadership of Honorable Prime Minister. This was one of the best decisions new government has ever taken. Looking at the number of youths and entrepreneurs in this country, there was a need to boost their aspirations towards starting their own business and entrepreneurship development. Besides the development of skill and entrepreneurship, whether this ministry has any plan or policy for taking to support new entrepreneurs in the field of marketing, since the youth of this country is capable of undertaking any R&D product or producing the product. Yes. And this is very much required because many youth, they start the industry, but they get stuck only in this field of marketing. Yes. Thank you. On the issue of entrepreneurship, employment will not be created maximum in large industries, but small entrepreneurs are the base for this country. And I think if this issue, what the Honourable Member is saying, we had created a fund of about 10,000 crores in the previous budget, but that has yet to be rolled out. And since at this point of time, this particular issue of entrepreneurship is actually not being handled by me. I'm always, when the questions come down to me, I have to rely on other ministries, but the Ministry of Small Scale and Medium Enterprises is handling this incubation and other things.
But we also are trying to get some corpus fund where we can launch some, because world over riches have not been created by big industry. Riches have been created by people who have gone as innovators and incubated ideas to create wealth. And I can quote number of such cases. But NSDC has already started and provided for a platform on which we are trying to develop an entrepreneurship in coordination with Snapdeal and other platforms. So this is one place where actually India has been lagging, and we do not have startups and startup enterprises which is compared to. Even a country like Israel would outsmart India in many ways. In a country of population of 7 million would have around 4,000 startups, and India in last 30, 40 years, 50 years, we just have about 2,500 startups. So this is an issue, and this is a new thing which is catching on to the people, and this generation is all set to become entrepreneurs, and that is the biggest job creator in this whole setup and ecosystem, and that is what we have to achieve, which is just the beginning. We have lost 65 years, ma'am, in doing this, and this is just the beginning, so we have to accept that. पूनम महाजन जी, पूनम जी, आपको प्रश्न पूछना है इसमें? नहीं पूछना है। पूनम माधव, मैं पूछ सकती हूँ सवाल? नहीं, आपका नाम यहाँ लिखा हुआ था, सॉरी। मान शंकर नीनामा जी, बहुत से लोग इस पर पूछे। अच्छा पूनम, आप कब पूछते हो? Okay, Poonam, madam. I have written my division number, ma'am. Sorry. It's 126. Okay. Yes, ma'am. Okay, Poonam. Thank you, Speaker, ma'am. इनका नाम था, मैंने although the Honorable Minister has there given... There are 2 Poonam, no? Yes, ma'am. गड़बड़ हो गई. Okay. और दोनों young है, मैं चाहती हूँ young लोग पूछ के. हाँ जी. Thank you, Speaker, ma'am. Although the Honorable Minister has given a very detailed reply to the previous questions and supplementaries, which leaves a very little scope for any further supplementaries, ma'am. First of all, I'd like to congratulate the Honorable Minister on the roadmap that he's chalked out for each and every district. And one more thing, ma'am, all I would like to know from the Honorable Minister is that when you talk about tool rooms, which is a very big institute as far as giving training or training the youth or students in a tool room is concerned. So today, if we look at all the states in our country, we still have states which has no tool rooms at all. There are many states, and most of the states, states as large as maybe Madhya Pradesh or Bihar might just have one tool room. And Sir just mentioned in his replies that his ministry is planning to give something to each and every Lok Sabha constituency. I congratulate you for the same, sir. But all I would like to know through through you, madam, from the Honorable Minister is whether there is a survey being conducted from each and every Lok Sabha constituency or each and every district of our country, because there is a specialized unit everywhere, ma'am. I might have a different, I have a brass manufacturing unit where the brass components are supplied. In Morbi, in Saurashtra, in Gujarat, we will have a huge ceramic industry. In Muradabad, we might have something else related to brass. So the entire India has different thing in different districts. And if we, in order to employ the youth of that particular district, we have to train them according to the avenues available to them, industry available to them in their respective districts. So, sir, all I want to know from you is whether there is any survey which is being created or which is being done in this regard, that which district or which Lok Sabha constituency requires what kind of skill development institute. Thank you. I think the honourable member has done a lot of work in asking this question. And this question would not have come unless she would have studied it, and I appreciate that she has studied this question. In fact, the National Skill Development Corporation has done a district-wise skill gap mapping. And every district of this country, except for the state of Bihar, where I come from, that job has not been completed, which will get completed. Every district of the country, the job requirements and the skill gap in every district of the country has been done. It may be difficult to segregate it constituency-wise, but it is possible. It is already done.
And this is how we are going ahead with deciding what vocational training or what skilling which we have to offer. But this is a huge task. We are talking about a country with 1,260 million people and a workforce of about 500 million people. It may not have, but we have just started it, and I think we'll reach very soon where we have started. Very good. श्री मानशंकर नीनामा जी शॉर्ट जल्दी पूछिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान छात्रों में कौशल विकास से जुड़े इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. प्रश्न पूछिए. हाल ही में राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी कौशल मार्गदर्शन में राज्य कौशल एवं आजीविका विकास निगम और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टीम ने कौशल संदर्भ में हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज का चयन किया है. राज्य सरकार और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इसके तहत विभिन्न गतिविधियां होगी. इस कड़ी में विकास निगम के साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा. यह राज्य के सभी वाणिज्य महाविद्यालयों तक संचालित करना है. वाणिज्य से स्नातक करने वाले छात्रों को कंपनियां की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण किया जाएगा. अतः केंद्र की सरकार से मेरी मांग है कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में रोजगार पर शिक्षा के लिए तकनीकी एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से संस्थाओं अथवा कंपनियों की आवश्यकता के हिसाब से मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार सुनिश्चित की जाए. प्रश्न नहीं है ना. मैं समझ गया. मैं समझ गया प्रश्न क्या. समझ गए वो चारों. राजस्थान सरकार अपने आप में स्किल डेवलपमेंट में बेहतरीन काम कर रही है और उसके बारे में विस्तार से माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपके राज्य का है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है. और आजीविका मिशन में अगर आप संपर्क करेंगे तो राजस्थान सरकार सचमुच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई प्रांत में भी अच्छा काम हो रहा है. महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में कई हो रहा है. इसलिए वो काम इन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ महोदय ये सबसे बड़ा सवाल रहा है कि यदि हम लोग पिछले 5 दशक में शिक्षा के साथ अगर हम लोग स्किल को जोड़ दिए होते तो ये निश्चित रूप से, लेकिन 1988 में सबसे पहले HRD में शुरू किया गया, उसके बाद रिवाइज करके 2011 में, 2012 में जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है ये नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से लिंकअप हो गया है और कई राज्यों ने शुरू हुआ है. और आज जो है जो कॉलेज से और स्कूल और कॉलेज में निकलने के बाद जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हरियाणा राज्य ने उसको प्रारंभ किया और अभी 21,000 सेक्शन पूरे देश में और कई सारे विश्वविद्यालय हैं. अगर आपके यहाँ कोई विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और वो ऑटोनोमस बॉडी है, अगर NSDC से अलाइन करेगा तो वो अधिकृत है और अपने अपने संस्थाओं में आप स्किल डेवलपमेंट की प्रशिक्षण का काम प्रारंभ कर सकते हैं और ये सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है. इसलिए आप अगर अपने विश्वविद्यालय को हमारे यहाँ से संबद्ध कराना चाहते हैं तो आपके यहाँ भी आपके सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट का काम प्रारंभ किया जा सकता है. ये सरकार ने निर्णय लिया. इस विषय पे बहुत से युवा सांसद और कुछ वृद्ध युवा भी प्रश्न पूछना चाहते हैं. सबकी रुचि और चिंता है. चाहेंगे तो इस पर एक चर्चा भी कर सकते हैं और मंत्री जी से भी निवेदन है कभी युवाओं की एक आध बैठक सांसदों की लेकर के चर्चा करके उनके भी सजेशंस लिए जाए और इस पर आगे हम काम कर सकते हैं. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर